हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और इस समय जो है मेरी क्लास देखने में सबसे ज़्यादा व्यस्त होंगे। और आपके चेहरे बता रहे हैं कि अभी तक जो हमने 3 क्लासेस कंप्यूटर की ली हैं उसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरल तरीके से समझ में आया है। और मैं ऐसी उम्मीद भी रखती हूँ आपसे कि आपने उन तीनों क्लासों का रिविज़न भी बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि जो अभी तक आपने कंटेंट पढ़ा है वो आपको पूरी तरीके से आपके माइंड में सेट हो गया होगा और आपको याद होगा। और आप उन लोगों से आज आगे हैं कि जो कंप्यूटर में आप, जैसे अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो कंप्यूटर के आप 30 से 30 प्रश्न करने वाले हैं कांस्टेबल में और 10 से 10 प्रश्न करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो चलिए उसी में हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। यहाँ से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या क्या बनते हैं वो उसको देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर को हमने 3 भागों में बांटा है ना। सबसे पहले कि उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा हमने देखा है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होंगे, और तीसरा हमें देखना है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो बिना टाइम गवाए हुए कि भाई उपयोग के आधार पर हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो उपयोग के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से? तो एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपको तीनों के नाम याद रख लेने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पहले ऐसे इजी से प्रश्न भी बन सकते हैं कि उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। अब देख लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आपको संकेत के रूप में दर्शाते हैं ना। कोई भी चीज़ अगर आपको मतलब कोई भी डेटा आपको संकेत के रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे मैं एक बात करूँ कि थर्मामीटर हुआ है ना, थर्मामीटर हुआ तो थर्मामीटर में क्या होता है कि पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, तो वो पारा इसमें क्या बता रहा है, संकेत ही तो दर्शा रहा है हमें। तो जहाँ पर संकेत के द्वारा हमें कोई डाटा दिखाई दे रहा है, संकेत के रूप में कोई डाटा प्रदर्शित हो रहा है, तो वहाँ पर जो हम कंप्यूटर काम में ले रहे हैं वो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो अब एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी हमारी फिजिकल राशियां हैं, उन सभी में, जैसे कि ताप मापने के लिए आप थर्मामीटर का यूज़ करते हो, दाब मापने के लिए, विद्युत प्रवाह मापने के लिए जैसे वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया है ना, के मापन हेतु। तो जैसे ताप यहाँ पे आप लंबाई भी लिख सकते हो ना, ताप लंबाई, विद्युत प्रवाह आदि के मापन हेतु, यानी विद्युत मतलब भौतिक राशियों के लिए, भौतिक राशियों के मापन हेतु जिस कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं वो कंप्यूटर आपका कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सीधा सा प्रश्न यहाँ से उठ के आ सकता है कि भौतिक राशियों के मापन हेतु हम निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। फिर बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो डेटा का मापन है वो सतत व निरंतर होता है। सतत व निरंतर का मतलब कि मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया कि ये थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ता है तो वो सतत रूप से चढ़ रहा है, निरंतर चढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है डाटा का मापन वो सतत व निरंतर रूप में होता है। फिर बात करें कि वाहनों की गति मापने में, जैसे वाहनों की गति मापने में आप स्पीडोमीटर का उपयोग करते हो, तो यहाँ पर वाहनों की गति मापने में स्पीडोमीटर का उपयोग वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर समझ में आ गया कि भौतिक राशियों के मापन हेतु जो इसका हम उपयोग करते हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो संकेत के रूप में होता है। कैसे याद रखोगे इसको, कि संकेत के रूप में होता है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि संकेत के रूप में कैसे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दूसरा इसका प्रकार आता है डिजिटल कंप्यूटर, तो जहाँ पर अंकीय गणनाएं हेतु काम में लिया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, अंक की गणना करने हेतु, या यूँ कह दो कि वहाँ जो डेटा का मापन होता है वो अंकों के आधार पे होता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा। जैसे आप कैलकुलेटर को देख लो, कैलकुलेटर में कोई संकेत नहीं दर्शाया जाता है, कैलकुलेटर में सीधा जो कार्य होता है वो डिजिट के ऊपर कार्य होता है ना, तो डिजिटल यानी अंकीय गणना हेतु। ठीक है, इसमें जो डाटा का मापन होता है वो कैसा होता है, असतत होता है, वे निरंतर होता है। तो ये दोनों आपको अंतर याद रखने हैं, सतत व निरंतर तो एनालॉग कंप्यूटर में और असतत व निरंतर डिजिटल कंप्यूटर में होता है। फिर बात करें, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया कैलकुलेटर जो है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका प्रकार हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिला जुला रूप होता है। जैसे कि हॉस्पिटल में जो आईसीयू वार्ड होता है, वहाँ पर जो आईसीयू वाली मशीन लगी हुई होती है, उस मशीन में आप देखिएगा कि उस मशीन में ऊपर तो सिग्नल के रूप में यानी संकेत के रूप में डाटा दर्शाया जाता है, और नीचे यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है कि भाई आपकी पल्स कितनी चल रही है, आपका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, वो यहाँ पर अंकों के रूप में दर्शाया जाता है। ऊपर सिग्नल के रूप में और नीचे
यहाँ पर जो है वो अंकों के रूप में दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको कहा कि अगर सिग्नल या संकेत के रूप में है तो वो एनालॉग कंप्यूटर है, और अगर डिजिटल रूप में है तो वो मतलब अंकों के रूप में है तो वो डिजिटल कंप्यूटर है। और जबकि इस मशीन में आपको सिग्नल और डिजिट दोनों बताए जाते हैं, तो ये कैसी हो गई, ये मशीन हो गई आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल पंप पे लगी हुई मशीनें जो है वो भी क्या है, वो भी आपकी क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उदाहरण है। और वायुयान में देख लो, है ना, वायुयान में जो मशीन लगी होती है वो भी आपकी किसकी है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब समझ में आया आपको कि एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मिला जुला रूप। समझ में आ गई ये बात। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखेंगे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है ना। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनने की जो संभावना है वो इसी को लेके है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछे जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पूछे जाते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को हमने बांटा है 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, वो 4 भाग कौन कौन से हैं, पहले हम देखते हैं। तो देखो, पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनको हमने किसके आधार पे बांटा है, आकार के आधार पे बांटा है। अब आकार के आधार पे बांटा है तो मैंने इसको उसी ऑर्डर में जमाया भी है। ठीक है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर होंगे जिनका आकार क्या होगा, छोटा होगा। आकार छोटा होगा तो स्टोरेज भी इसका क्या है, कम है। ठीक है, फिर मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये बिल्कुल मध्यम आकार के होंगे। मध्यम आकार का मतलब इससे तो आकार बड़ा लेकिन उनसे आकार छोटा। ठीक है, फिर अगर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर से कुछ बड़े होंगे, बड़े आकार के होंगे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है बिग आयरन। क्या कहा जाता है, बिग आयरन। ठीक है, फिर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये तो बहुत बड़े आकार के होंगे। ये बहुत बड़े आकार की बात करें तो हम जैसे कि हम एक फ्रिज का साइज ले सकते हैं ना, फ्रिज का साइज जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आकार के अकॉर्डिंग आपको पता चला माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे, फिर उससे बड़े मिनी कंप्यूटर, मिनी बड़े कंप्यूटर से बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े आपके सुपर कंप्यूटर। चले, फिर बात करते हैं कि अब इनका उपयोग कहाँ है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हम जो है पर्सनल कंप्यूटर के रूपों में करते हैं। भाई, हम घरों में जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो एज लाइक माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन चिप। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर ऑन चिप कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, तो कंप्यूटर ऑन चिप आपका कहलाता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फिर बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर कौन सा, तो मिनी कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर जो है वो छोटे व्यवसायों में उपयोग किए जाते हैं। छोटे व्यवसायों में कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो छोटे व्यवसायों में मिनी कंप्यूटर का उपयोग होता है। फिर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग जो है वो बड़े व्यवसायों में किया जाता है। बड़े उद्योग क्षेत्र जो है वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और फिर आपसे पूछे कि वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग क्षेत्र में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो चारों के उपयोग एक बार फिर से देख लो कि भाई जिन कंप्यूटरों को हम घरों में, ऑफिस में यूज़ करते हैं वो तो आपके क्या हो गए, माइक्रो कंप्यूटर हो गए। छोटे व्यवसाय हेतु कौन से कंप्यूटर, वो हो गए आपके मिनी कंप्यूटर। बड़े व्यवसाय हेतु कौन से कंप्यूटर, वो हो गए आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। और वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग क्षेत्र में कौन से कंप्यूटर, तो वो हो गए आपके सुपर कंप्यूटर। फिर एक बार देख लेते हैं इनके प्रकार। जैसे देखो कि लैपटॉप जो हो गया, पाम टॉप जो हो गया, डेस्कटॉप जो हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि ये सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। फिर मिनी कंप्यूटर में देखो कि मिनी कंप्यूटर जैसे हनीवेल 2000 जो मैंने आपको पहले भी आगे लिखा दिया है। और पहला मिनी कंप्यूटर हमारा कौन सा है, PDP-8। कौन सा है, PDP-8। ठीक है, PDP की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डाटा प्रोसेसर। क्या होता है, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है ना, जिसको बनाया किससे था, डेक कंपनी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था, डेक कंपनी द्वारा बनाया था। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डेक की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। डेक कंपनी के द्वारा पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया PDP-8, है ना, और पर्सनल डाटा प्रोसेसर। ठीक है, चलिए, और पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है मार्क फर्स्ट। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है हमारा, मार्क फर्स्ट। ठीक है, चलिए, फिर आगे बात करें तो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे फर्स्ट, जिसको CDC 6600 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CDC 6600 को भी। अब क्यों कहते हैं CDC 6600, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने ये चारों देख लिया। फिर आप देखो कि गति है ना, तो माइक्रो कंप्यूटर की जो गति होती है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप
अच्छे से याद कर लेना, चारों कंप्यूटर की गति जो है वो किस में मापी जाती है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो गति है वो हर्ट्ज़ में होती है, किस में होती है, हर्ट्ज़ में होती है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड किस में होती है, हर्ट्ज़ में मापी जाती है, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में ये कितने इंस्ट्रक्शन है उनको सॉल्व कर सकता है, ठीक है, प्रोसेस कर सकता है। फिर मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो किप्स में मापी जाती है। मिनी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो किप्स में मापी जाती है। अब किप्स क्या है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में ये इंस्ट्रक्शन को किस में चेंज कर सकता है, इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकता है। तो मिनी कंप्यूटर की स्पीड किस में हो जाएगी, किप्स में। किप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। फटाफट से याद कर लो वापस से, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो किलो इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। जबकि माइक्रो कंप्यूटर जो है उनकी स्पीड क्या है, हर्ट्ज़ है, ठीक है। चलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति जो है वो मिप्स में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, मिप्स में मापी जाती है। मिप्स का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी ये 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंसों को प्रोसेस कर सकता है। तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, तो कौन से कंप्यूटर हो गए आपके, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गए। फिर बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर का जो है वो सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। तो फ्लॉप्स का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है इंस्ट्रक्शन को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर सकता है। तो चारों की स्पीड चारों को एक बार वापस से देख लो। सबसे छोटे आकार के माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़े आकार के मिनी कंप्यूटर, उससे भी बड़े आकार के मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इनको बिग आयरन कहा जाता है। फिर सबसे बड़े आकार के कौन से, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, तो इसको कंप्यूटर ऑन चिप भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग छोटे व्यवसायों में, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े व्यवसायों में, और सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग क्षेत्र में, ठीक है। फिर बात करें गति की, तो मिनी कंप्यूटर की गति माइक्रो कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है, मिनी कंप्यूटर की गति किप्स में मापी जाती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति मिप्स में मापी जाती है, और सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कि सुपर कंप्यूटर के बारे में कि विश्व तो चलिए आपने हम लोगों ने जो है आकार के आधार पे भी कंप्यूटर के प्रकार देख लिए। अब जो आकार के आधार पे हमने कंप्यूटर के प्रकार देखे थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि हमने बात करी आकार के आधार पे कंप्यूटर की बात करें तो जैसे कि हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर हो गया। अब देखो कि सुपर कंप्यूटर के से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ डाटा आपको सुपर कंप्यूटर को लेकर भी याद करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब सुपर कंप्यूटर में यदि हम बात करें तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो है CDS 6600। कौन सा है, CDC 6600। CDC 6600 क्या है, CDC 6600 की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, यानी कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया CDC 6600, ठीक है। अब कब बनाया गया, तो 1964 में बनाया गया था। और इसको बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वैज्ञानिक थे सेमूर क्रे। कौन थे, वैज्ञानिक सेमूर क्रे, है ना। वैज्ञानिक का नाम याद आपको रखना है, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। तो वैज्ञानिक कौन थे, सेमूर क्रे। सेमूर क्रे के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया CDC 6600, जिसको बनाया किसने, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया। तो इसको CDC 6600 भी कहते हैं, और सेमूर क्रे ने इसको बनाया इसलिए इसको क्रे 1 भी कहते हैं, क्रे फर्स्ट भी कहते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो ये दोनों नाम एक ही हैं, इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि भाई कभी आपको प्रश्न में कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लीजिए कि CDC 6600 क्रे फर्स्ट एक ही कंप्यूटर है, और ये पहला सुपर कंप्यूटर है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। फिर बात करें कि इसी आधार पे देखो कि सेमूर क्रे के लिए पूछा जाता है कि फादर मतलब विश्व स्तर पर सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो विश्व स्तर पर सुपर कंप्यूटर के जनक है सेमूर क्रे, ठीक है। अब यही बात अगर हम भारत के संदर्भ में करें तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा है, परम 8000। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000, जो किससे बनाया, सीडे कंपनी द्वारा बनाया गया, है ना। सीडे कंपनी द्वारा बनाया गया। और ये सुपर कंप्यूटर किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया, तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा। तो आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, परम 8000, ठीक है। किसने बनाया, सीडे कंपनी ने बनाया। और किसने बनाया, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर का। तो इसको लेके भी एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है डॉक्टर
विजय पांडुरंग भटकर। कौन है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर हैं। चलिए फिर उसके बाद में बात करें कि विश्व का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर है फुकाकू। कौन सा है? फुकाकू, जो किसके द्वारा बनाया गया? जापान के द्वारा बनाया गया। और वही चीज़ अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष व मिहिर। कौन से है? प्रत्यूष व मिहिर। तो ये कुछ डाटा सुपर कंप्यूटर को लेके भी है जो भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रश्न किसी से भी प्रकार से यहाँ से पूछा जा सकता है। इनकी स्पीड को लेके प्रश्न बन सकते हैं। स्पीड मैंने आपको याद करवा दी। और कौन कौन से पहले कंप्यूटर है भाई, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार की हम बात करें तो उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? दो प्रकार की यदि हम बात करें तो जैसे कि जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर हो गए, है ना। उद्देश्य के आधार पे यदि हम बात करें तो उद्देश्य के आधार पे भी कंप्यूटर होते हैं आपके दो प्रकार के। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य वाले, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गए, और एक आपके हो गए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यानी विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है कि भाई जनरल पर्पस वाले कंप्यूटर कौन से होंगे और विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर कौन से होंगे, मतलब स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर कौन से हैं और जनरल पर्पस वाले कंप्यूटर कौन से हैं। अगर सामान्य उद्देश्य की बात करूँ तो ऐसे कंप्यूटर जो सामान्य सभी कार्य को कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ पर्सनल कंप्यूटर की, है ना, जो पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम घरों में, ऑफिस में, इनमें यूज़ करते हैं ना पर्सनल कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर क्या करते हैं? इन कंप्यूटर पे आप गेम भी खेल सकते हो। इन कंप्यूटर से आप जैसे वर्ड पे भी काम कर सकते हो, पावर पॉइंट पे भी काम कर सकते हो, एक्सेल मतलब प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो। तो मतलब ऐसे कंप्यूटर जो एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, सामान्य कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं, एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पे आप लिखोगे जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी, है ना, जिस पे हम गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और हम कंप्यूटर पे दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो एक से अधिक कार्य हो सकते हैं, यानी उनका कोई फिक्स उद्देश्य नहीं है कि भाई यहाँ पे सिर्फ मूवी ही देखने, मतलब इस कंप्यूटर के द्वारा आप सिर्फ मूवी देख सकते हो, ये कोई फिक्स उद्देश्य नहीं है। आप मूवी भी देख सकते हो, गाने भी सुन सकते हो और मतलब ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे वर्क आप जो है वो इस कंप्यूटर पर कर सकते हो। तो ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे? सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर कहलाएंगे, या इनको कहेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्या कहेंगे? जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गई है आपकी। चलिए फिर बात करते हैं कि एक ऐसे कंप्यूटर जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए, मतलब जो किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए ही बनाया गया है, मतलब जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वो मशीन वही काम करेगी, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगी। जैसे कि लाइक आपका एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन आपकी किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो एटीएम मशीन जो है आपकी स्पेशल पर्पज़ वाली कंप्यूटर हो गई। जैसे हम बात करें आईसीयू मशीन जो होती है, आईसीयू मशीन भी कैसे होगी? आपकी स्पेशल पर्पज़ वाली कंप्यूटर होगी। पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी हुई उसका भी क्या यूज़ है? उसका भी एक विशेष उद्देश्य, मतलब वो जिस काम के लिए बनाई गई है उसी काम को करती है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती। क्या आप आईसीयू मशीन में जाके वीडियो देख सकते हैं? क्या आप आईसीयू मशीन में जाके सॉन्ग सुन सकते हैं? जी नहीं, वहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। क्या एटीएम मशीन से आप सॉन्ग सुन सकते हैं या एटीएम मशीन पे आप गेम खेल सकते हैं? जी नहीं कर सकते। तो ऐसे कंप्यूटर या ऐसे कंप्यूटर या ऐसी मशीन जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु बनाई गई हो, ठीक है, और वो उसी उद्देश्य को पूरा करेगी। तो जैसे एटीएम मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है आज कंप्यूटर के प्रकार भी देख लिए। तो कंप्यूटर के प्रकार हमने सबसे पहले कंप्यूटर को भागा 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से आपके? उपयोग के आधार पे, आकार के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे। तो फटाफट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तीनों को एक बार 5 मिनट में वापस रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या होती है। तो यहाँ पर आज हमारे कंप्यूटर का परिचय वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, आपने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाए 5 मिनट में, तो आपको जो ऊपर वाले लेवल के प्रश्न होते हैं, मतलब बिल्कुल सरल तरीके के, तो वो प्रश्नों को एक बार हम देख लेते हैं ना। तो देखो, उपयोग के आधार पे हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। तो उपयोग के आधार पे जो हमारे कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि आपका हो गया एनालॉग कंप्यूटर, एक आपका हो गया डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, जो अंकों पे आधारित है। एक आपका हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों पर आधारित है ना। तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये तो किसके आधार पे हो गए, उपयोग के आधार पे। आकार के आधार पे बात करें तो आकार के आधार पे 4 भागों में बटा गया माइक्रो कंप्यूटर, फिर आपको इसमें बटा गया मिनी कंप्यूटर, फिर इसको आगे बांटा गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, और आगे इसको फिर बांटा गया सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से 4 प्रकार हो गए हमारे आकार के आधार पे। उद्देश्य के आधार पे हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर, जनरल पर्पस वाले कंप्यूटर, फिर आगे बात करें तो ये विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है कंप्यूटर के आज प्रकार भी देख लिए। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, है ना, कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, और फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश। ठीक है, फिर ये आपका टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट। कंप्यूटर की विशेषताएं की बात करें तो अभी तक जो आपने पढ़ा इस टॉपिक में, उसके आधार पर तो कुछ विशेषताएं आप ही बता सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं में मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो कंप्यूटर की विशेषता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया भाई, विश्वसनीयता या रियलाबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर में जो भी आप डाटा डालते हो, अगर आपने सही डाटा इनपुट किया है तो उसका आउटपुट भी बिल्कुल सही आएगा, है ना। तो कंप्यूटर क्या है, विश्वसनीय है, उस पर किया गया कार्य जो है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें तो कंप्यूटर की होती है परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर आपने एक्यूरेट डाटा इनपुट किया है तो रिजल्ट भी आपको एक्यूरेट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि 2 × 5 दिया है तो वो 10 रिजल्ट यानी एक्यूरेसी ही देगा, है ना। तो कंप्यूटर की विशेषता होती है कि वो परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी पे कार्य करता है, विश्वसनीयता यानी विश्वसनीय है, रियलेबिलिटी है उसकी। दूसरी हम बात करें तो जैसे कि सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर का उपयोग जो है वो सार्वरूप से किया जा रहा है, मतलब सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, तो कंप्यूटर क्या है, सार्वभौमिकता भी है। ठीक है, फिर बात करें स्पीड की तो कंप्यूटर की अपनी एक गति होती है। कंप्यूटर जो है वो अच्छी स्पीड से सारे कार्यों को प्रोसेस करके देता है ना भाई। मिलियन इंस्ट्रक्शंस को वो 1 सेकंड में सोल्व कर देता है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी अच्छी है, तो कंप्यूटर की गति भी है। दूसरी हम बात करें तो और क्या विशेषता हो सकती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की एक और विशेषता हो सकती है कि कागजी कार्य पर बंद हो गए हैं, कागजी कार्य जो है वो कम हो गए हैं। तो अब हम सारा काम क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो कागजी कार्य कम हो गए यहाँ पे। ठीक है, सारा काम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, ये भी इसकी एक विशेषता है। और क्या विशेषता हो सकती है इसकी, और इसकी विशेषता की यदि हम बात करें तो जैसे विश्वसनीयता हो गई, परिशुद्धता, सार्वभौमिकता हो गई, गति हो गई, कागजी कार्य कम हो गए, और जो है कि कंप्यूटर जो है वो मानव का जो श्रम है उसको भी क्या कर दिया, उसने कम कर दिया है। पहले जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग क्षेत्रों में, बड़े बड़े कंपनियों में, कारखानों में जहाँ पर वर्कर लगाए जाते थे, अब कंप्यूटर जब से आ गया तो आधा काम तो कंप्यूटर खुद ही कर देता है, तो वर्करों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो मानविक श्रम को इसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो इस तरीके से हमने कंप्यूटर की विशेषता भी देख ली। अब कंप्यूटर के अवगुण क्या क्या हो सकते हैं ना। कंप्यूटर के अगर अवगुण की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें बुद्धि का अभाव है। क्या है, ये मानव की जैसे सोच नहीं सकता है, तो बुद्धिमत्ता का अभाव है। दूसरा इसके अंदर यदि हम बात करें तो जैसे कि इसमें वायरस आने का खतरा है। वायरस कौन सा भाई, जिससे रोग होते हैं वो वाला वायरस नहीं। वायरस यहाँ कंप्यूटर की लैंग्वेज में वायरस का मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में पहुंचने के बाद में हमारी जो फाइलें हैं उनको नष्ट कर सकता है, कंप्यूटर के पूरे डाटा को नष्ट कर सकता है, वो वायरस है ना। तो यहाँ पे वायरस का खतरा है। प्लस इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा खर्च होता है, विद्युत खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, अवगुण हो गए। तो विद्युत खर्च इसके अवगुण हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी विशेषता भी देख ली है, विशेषताओं के साथ साथ हमने इसकी कमियाँ भी देख ली है, और पूरी तरीके से हमने जो है आज हमारा पहला चैप्टर कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के प्रकार, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस टॉपिक में पूरा कर लिया है। और आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सारे प्रश्न भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ करते रहिएगा, और मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, सेकेंड टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में आप बने रहिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखिए। थैंक यू।